हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था 3 फरवरी 2023 को, उसका जो सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और 2011 से 2024 के बीच में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उन सभी जो के वीडियो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा तेज चलना। क्या हो जाएगा? तेज चलना जो यहाँ पे है यह स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आता है। अब देखो, हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब बच्चा कोई कार्य करता है जिसमें से उसके हाथ पैर, बाजुएं, टांगे या फिर पूरा शरीर जब कार्य करता है तब उसे बोला जाता है तेज चलना। तब उसको बोलते हैं स्थूलगामक कौशल। ये क्या होते हैं? ये सब स्थूलगामक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। जबकि देखो यहाँ पे जो चित्र बनाना है तो क्या हो जाएगा, बच्चा एक जगह बैठ जाएगा, अपने उंगलियों से क्या है चित्र ड्राइंग कर देगा। सुई पकड़ने में केवल उंगलियों को काम है, धागे में मोती पिराना इसमें भी क्या है, केवल उंगलियों का काम है। जबकि यहाँ पे तेज चलने में जो है उसके हाथ पैर सब काम करेंगे। तो यहाँ जो तेज चलना ये क्या है, स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आता है। तेज चलना हो गया या फिर दौड़ना हो गया या फिर अन्य कार्य जो भी है जिसमें हाथ पैर पूरे शरीर का यूज होता है, वो सब आते हैं स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है वह यह बताता है कि विकास जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। देखो, जो सामाजिकरण का जो प्रथम कारक होता है वो बच्चे का परिवार ही होता है। अब यहाँ पे द्वितीयक कारक जैसे हो गया विद्यालय, हो गया मीडिया, हो गया या फिर किताबें हो गई। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये आती हैं द्वितीयक कारक के अंतर्गत। जबकि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, ये आते हैं प्राथमिक कारक के अंतर्गत। तो यहाँ पे सामाजिकरण के जो द्वितीयक कारक है ये तीनों हो जाएंगे, विद्यालय भी हो जाएगा, मीडिया भी हो जाएगा और किताबें भी हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो बच्चों में जो है परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच, या फिर बच्चे जो होते हैं उनकी सोच वैज्ञानिकों की तरह कार्य करने लगती है, या फिर बच्चे जो होते हैं अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी विशेषताएं बच्चों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगी भावना या फिर कार्यात्मक स्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया वो है सीखने के लिए तत्परता। बच्चा जो है जितना ज़्यादा तत्पर होगा, उत्सुक होगा सीखने के लिए, उतना ज़्यादा वो सीखेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। मतलब यहाँ पे एक कोई अमरजीत व्यक्ति नाम की लड़की है और वह क्या करती है, वो बोलती है जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं वह सभी को मानने चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी ना हो। तो ये पूछा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो अमरजीत अभी किस अवस्था में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था उन्मुखी में, कानून और व्यवस्था उन्मुखी अवस्था में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कोई शिक्षक है, उसके विद्यार्थी जो है किसी क्वेश्चन का हल ढूंढने में परेशान हो रहे हैं तो क्या उसको नकल करने के लिए कहना चाहिए जो बच्चे हैं? तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर बच्चे जैसे कि है किसी क्वेश्चन को करने में मुसीबत आ रही है उनको करने में, तो ये क्या बोल देना चाहिए उनसे कि नहीं ये क्वेश्चन ना करो, दूसरा क्वेश्चन करो जो आसान लगे। तो ये भी ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए या फिर अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा डी वाला जो है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर कोई शिक्षक है और उसके बच्चे जो हैं किसी प्रश्न करने में मुश्किल उठा रहे हैं, मुसीबत में आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन को करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो शिक्षक है उनका प्रश्न से संबंधित थोड़ा संकेत उनको देना चाहिए, थोड़ी हेल्प देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे के यहाँ जो है आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने किसके बारे में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक उपकरणों का प्रयोग। बच्चा जो है सांकेतिक उपकरणों का प्रयोग करके सीखता है चीज़ों को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? जो प्रगतिशील शिक्षा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को। किसको स्थान देती है? विद्यार्थी को। अब आपसे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के ऑफर देने चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जो है मनोपचारक या फिर परामर्शदाता बनना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार की बुद्धि जो है संवर्धन करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो दूसरों के विचारों के बारे में क्या होती है उनको जानकारी मिल जाती है कि मतलब दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, दूसरों के विचार पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। तो ऐसा करके वह क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। अब देखो, जब जैसे कि मेल हो गया फीमेल हो गया, दो लिंग होते हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी भी पक्ष को बढ़ावा दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमेशा उसका यही आंसर हो जाएगा कि जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता वो दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। जब बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई बच्चा जो है बहुत गरीब होता है, कोई बच्चा जो है बहुत रईस होता है, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने में होशियार, कोई कम है। तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, फिर वहाँ पे परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या जो बच्चे होशियार हैं उनका एक ग्रुप बना देना चाहिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका एक ग्रुप बना देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया है। कोई भी क्या है, बच्चा है कम होशियार है, फिर भी उसको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या किया जाए, विकास किया जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्गीकरण करने की बात आ जाए या फिर मानकीकृत की बात आ जाए या फिर केवल वर्ड मिल जाए या फिर नहीं वर्ड मिल जाए, तो ये सारे क्या होते हैं, ये कहीं भी मिले तो ये सारे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये वाला डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थी आते हैं उनके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। जब सत्र पूरा हो जाता है उतने समय जो है सभी विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मत करेगा। सम्मत मतलब बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा। देखो, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा से पूछा जाएगा श्रीलंका की राजधानी कौन सी है तो फटाक से जिसको याद होगा आंसर देगा, चिंतन करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, इसमें भी कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, जिसको याद आंसर बता देगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी क्या याद ही करने की चीज़, अगर किसी को मालूम है तो तुरंत आंसर दे देगा, इसमें भी चिंतन की कोई बात नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, तो यही वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि यही वाला ऑप्शन क्या है, इसमें समालोचनात्मक चिंतन जो है बच्चों में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इसमें बच्चों जो होते हैं
मतलब चिंतन करेंगे कि इसमें से सोचेंगे कि मतलब शहर में पानी की जो कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और पृथक्कीकरण। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है मानकीकृत देखो परीक्षण किया जाना चाहिए आकलन के लिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों का नामीकरण लेबलिंग किया जाना चाहिए, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 16 नंबर का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। पठन वैकल्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसलेक्सिया, वह किस प्रकार का विकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित विषय वस्तु में बोध, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट में। लिखित विषय वस्तु में बोध करने में क्या होती है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। लिखित मतलब जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है बच्चे को। तो ये क्या इसको बोलते हैं पठन वैकल्य। अब यहाँ पे जो है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। मतलब जो स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्या होता है कि मतलब वो दूसरों से बातचीत करने में बहुत असहज महसूस करते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते और चीज़ों को बार बार दोहरा के बोलते हैं। तो इससे जो है व्यक्तियों को उनकी बातें समझने में दिक्कत होती है। लेकिन उनका मजबूत पक्ष ये होता है कि वह सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है। उनका क्या है कि उनके पास सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष है जिसका जो है अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है, पहला ही ऑप्शन। अब आपसे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर क्या है कोई बच्चे जैसे कि दृष्टिबाधित से देखने में असमर्थ हैं तो मतलब किस प्रकार का जो है किन चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए इन ऑप्शन के अनुसार। श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया। मौखिक रूप से जब व्याख्या करेंगे तो बच्चे जो है सुनकर उन चीज़ों को क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया गया है, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है तो क्या होगा, उनको लिखने में कठिनाई होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बिल्कुल सही दिया गया। जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली उनकी क्या होती है, बुद्धि स्तर अधिक होती है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, बिल्कुल सही दिया गया। ये भी कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, तो ये वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी क्या जानकारी ग्रहण करने में धीमापन नहीं होता, जबकि क्या होता है बहुत सी जल्दी से जानकारी ग्रहण करते हैं तेज़ी से। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ए, बी
सी। और ये तीनों ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी क्या है, विशेषता होती है। अब आपसे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के किस परिप्रेक्ष्य और अधिगम को कौन सी प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फिल करना, यहाँ पे भरना है जो जगह खाली दी गई है कि जो एक अध्यापक है विद्यार्थियों की योग्यता को क्या मानना चाहिए, विद्यार्थियों की योग्यता को वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। अगर गतिविधि जो एक्टिविटी है बच्चे की उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरियत का। बच्चा क्या है, बोरियत महसूस करने लगेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में सम्मत समझ को सम्मत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। सम्मत समझ से मतलब ये है कंसेप्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या है वो प्रमोट करना चाहती है। तो विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक अगर स्कूल अध्यापिका ऋचा अब आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल ही कि जो सामाजिक रचनावादी कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश होना चाहिए। अन्वेषण मतलब खोज संबंधी प्रक्रिया करवाई जानी चाहिए, अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश होना चाहिए। कैसे, जो जिसमें बच्चे जो है खोज के माध्यम से सीखें, अन्वेषण संबंधी अधिगम हो, सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश सम्मत करता है। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो यहाँ देखो ये 3rd नंबर ऑप्शन और 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। निष्क्रिय अनुकरण, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड निष्क्रिय है। उसके बाद ज्ञान का मात्र ये भी क्या निगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि विद्यार्थी जो है कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस तब करते हैं जब अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, ये क्या है, ये मतलब बच्चों को करने की क्या होती है, आज़ादी होती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों के अधिगम को आसान बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को ऐसे चीज़ें सिखानी चाहिए जो उनके मतलब दैनिक प्रक्रियाओं से क्या जुड़ी हों,
यानी कार्य से जुड़ी हों जो चीज़ें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो भी मतलब चीज़ें शिक्षक सिखा रहा है तो उनके दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप है उनसे उसको जोड़ के सिखाना चाहिए। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया कि विद्यार्थियों में जो है समालोचनात्मक चिंतन का अगर विकास करना है तो विविध संदर्भों में मतलब अलग अलग चीज़ों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा जो है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पे 27 नंबर का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। बिल्कुल ही गलत दिया गया है। पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल ही गलत है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। जो अधिगम की गति होती है वह व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की जो वैकल्पिक अवधारणा है उनको क्या किया जाना, अनदेखा किया जाना चाहिए और उनको निरुत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। हमेशा अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं, तो ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।